कहानी है सही गलत का निर्णय करना मुश्किल। मेरी सोच में कर्नल साहब की पत्नी के चरित्र को कलंकित करना ठीक नहीं था, लेकिन वही सिपाही राजीव का फेवर न करके मैं उसके साथ नाइंसाफी करता। मैं अजीब स्थिति में था। मैं जब पीटी के लिए ग्राउंड पर पहुंचा, तो वहां पीटी न होकर सभी जवान और अधिकारी एक स्थान पर इकट्ठे खड़े थे। मैंने सोचा, पीटी के लिए अभी समय है, इसलिए ऐसा है। मैं अपना स्कूटर पार्क करके हटा ही था कि स्टोर कीपर प्लाटून का प्लाटून हवलदार सत्यम सिंह मेरे पास भागा भागा आया और बोला, सर गजब हो गया। मैं स्टोर कीपर प्लाटून का प्लाटून कमांडर था, इसलिए उसका इस तरह भाग कर आना मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगा। किसी नई घटना की मुझे सूचना देना उसकी ड्यूटी में था। मैंने उसकी बात को बड़े हल्के से लिया और पूछा, क्या हुआ? सर, जो नया सिपाही राजीव पोस्टिंग पर आया है ना, उसकी रात को अफसर मेस में ड्यूटी थी। उसने कर्नल साहब की वाइफ का बलात्कार कर दिया। क्या क्या बकते हो? वह ऐसा कैसे कर सकता है? इस समय वह कहाँ है? मैं एकाएक सत्यम सिंह की बात पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। सर, वह क्वार्टर गार्ड फौजी जेल में बंद है। प्रशासनिक अफसर, कंपनी कमांडर और दूसरे अधिकारी वहीं पर हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैंने सत्यम सिंह से कहा और सीधा क्वार्टर गार्ड की ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आते देखकर कंपनी कमांडर साहब मेरी ओर बढ़े। साहब, आपकी प्लाटून के सिपाही राजीव ने तो गजब कर दिया। कर्नल साहब की वाइफ का रेप कर दिया। सर, वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी यह हिम्मत। सर, आपने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा, केवल रोए जा रहा है। ठीक है सर, यह किसने बताया कि उसने रेप किया है? और कर्नल साहब उस समय कहाँ थे? कर्नल साहब की वाइफ ने फोन करके खुद बताया। ड्यूटी पर खड़े दूसरे गार्ड ने उसे ऐसा करते देखा। कर्नल साहब तो पीटी के लिए आ गए थे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ वह क्या कहता है। मैं क्वार्टर गार्ड के पास पहुंचा तो कर्नल साहब दिखाई दिए। उन्होंने मेरी ओर निराशा से देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। वे सख्ते में थे। ऐसी स्थिति में कोई कह भी क्या सकता है। क्वार्टर गार्ड के जिस कमरे में राजीव बंद था, उसके बाहर प्रशासनिक अफसर, सूबेदार, मेजर और हवलदार मेजर खड़े थे। मुझे देखते ही मेरी ओर लपके। सभी ने एक साथ कहा, देखा साहब, इस लड़के ने क्या किया? ऊपर से रोए जा रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, आप कृपया जरा बाहर चलें। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, वह इस समय घबराया हुआ है और दबाव में है, इसलिए रोए जा रहा है। मैं उससे प्यार से बात करूंगा तो वह अवश्य बताएगा कि वास्तव में हुआ क्या था। ठीक है साहब, आप देख लें और जो कुछ बताए हमें बताएं। तब तक मैं कंपनी कमांडर से बोलकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर करता हूँ। यह कहकर प्रशासनिक अफसर बाहर चले गए। उनके पीछे दूसरे अधिकारी भी चले गए। केवल क्वार्टर गार्ड का गार्ड कमांडर खड़ा रहा। मैंने उसे घूरा तो वह भी खिसक लिया। मैं सिपाही राजीव के पास गया। वहां रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसे दिया। लो पानी पियो। उसने मेरे हाथ से पानी लेकर थोड़ा पिया और थोड़े से अपना मुंह धो लिया। मुंह पोंछने के लिए मैंने उसे अपना रुमाल दिया। उसने मेरी ओर देखा। मैंने अनुभव किया, वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ लग रहा था। यही समय है उससे बात करने का। मैंने कहा, देखो राजीव, मैं तुम्हारा प्लाटून कमांडर हूँ। तुम मुझे पहचानते हो ना? मेरे स्वर में बड़ी आत्मीयता थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। गुड, देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजीव की आंखें छलछला आई थीं। सर, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे वेतन पर पूरे घर का खर्चा चलता है। मुझसे गलती हुई, मुझे बचा लीजिएगा। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर, प्लीज सर। वह फिर रोने लगा। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सच सच बताओगे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सर, मुझसे गलती हुई, पर मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कर्नल साहब पीटी के लिए निकले तो मैं रूटीन में उनके क्वार्टर का चक्कर लगाने गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अचानक अंदर नजर गई तो मेम साहब को अर्धनग्न अवस्था में देखा। गोरी गोरी सुंदर टांगे आकर्षित करने लगी, जैसे न्योता दे रही हूं कि आ जाओ।
और सच माने सर, मैं रह नहीं पाया। मेम साहब ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी शोर तब मचाया जब दूसरे गार्ड ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। बस इतना ही साहब। वह फिर सुबकने लगा। मेरे मन के भीतर एकाएक विचार आया, कहीं मेम साहब भी तो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने शोर तब मचाया जब दूसरे गार्ड ने उन्हें देख लिया। मुझे किसी भी सम्माननीय नारी के प्रति ऐसा सोचने का अधिकार नहीं था। मेम साहब के प्रति तो बिल्कुल नहीं। वे सब के प्रति स्नेहशील थी। राजीव, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि मेम साहब कमांडेंट साहब की वाइफ हैं। सबके लिए सम्मानीय। वे जवानों से कितना स्नेह और प्यार करती हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा कृत्य करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। डिसमिस फ्रॉम सर्विस। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ पहले की तरह रोता रहा। मैं फिर विचारों में खोने लगा। मानव मस्तिष्क में कब शैतान घुस आए, कोई भरोसा नहीं। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। यह तो युवा और कुंवारा है। ऐसी स्थिति में किसी का मन भी भटक सकता था। इसका भटकना आश्चर्य का विषय नहीं है, चाहे यह सरासर गलत था। गलत है। मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर फैसला कर लिया। तुम जानते हो राजीव, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग ढंग से तुम्हें लताड़ा जाएगा। तुम पर बहुत दबाव होगा। सबसे अधिक दबाव मैं डालूंगा। परंतु तुम्हें मेरी बात पर कायम रहना होगा, चाहे मैं तुम्हें बाहर ले जाकर थप्पड़ भी मारूं। अब मैं जो कह रहा हूं, उससे तुम मुकरना नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कहना कर्नल साहब पीटी पर गए तो मेम साहब ने मुझे बुलाया और ऐसा करने को कहा। कोई जितना मर्जी दबाव डाले, तुम्हें यही कहना है। कोई अधिक जोर दे तो केवल यह जोड़ना है कि मेरी क्या हिम्मत, कि मैं एक कर्नल साहब की वाइफ के साथ ऐसा करूं। बस इतना ही, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं उसे उसी स्थिति में छोड़कर क्वार्टर गार्ड से बाहर आ गया। मुझे देखते ही प्रशासनिक अफसर और कंपनी कमांडर साहब मेरी ओर आए। दोनों ने एक साथ पूछा, कुछ बताया साहब? जी साहब, वह तो उल्टा पुल्टा कह रहा है। कह रहा है कर्नल साहब के जाने के बाद मेम साहब ने उसे बुलाया और ऐसा करने को कहा। बदमाश है, बकवास करता है। कर्नल साहब की वाइफ ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्यों कहेगी? प्रशासनिक अफसर ने कहा। हाँ सर, झूठ बोल रहा है। कर्नल साहब की वाइफ ऐसा कह ही नहीं सकती। उनको मैं ही नहीं, पूरी यूनिट अच्छी तरह जानती है। कंपनी कमांडर ने कहा। मैंने भी उससे यही कहा था। मैं तो उसे थप्पड़ मारने को भी हुआ, परंतु वह बार बार यही कहता रहा। भला उसकी क्या हिम्मत कर्नल साहब की वाइफ के साथ ऐसा करे या ऐसा करता। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सब पता चल जाएगा, प्रशासनिक अफसर ने कहा और चलने लगे। सर, सिपाही राजीव और कर्नल साहब की वाइफ का मेडिकल करवाना आवश्यक है, कंपनी कमांडर ने कहा। कर्नल साहब से बात करके मैं इसका प्रबंध करता हूँ, कहकर प्रशासनिक अफसर चले गए। उनके पीछे पीछे कंपनी कमांडर साहब भी। मैं भी वहां से लौट आया। पिछले एक सप्ताह से सिपाही राजीव के विरुद्ध कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। इससे पहले उसका और कर्नल साहब की वाइफ का मेडिकल हुआ था, जिसमें बलात्कार साबित हो गया था। इंक्वायरी के अध्यक्ष मेजर अजय थे, कैप्टन सुनीता और सूबेदार मेजर विराग सिंह मेंबर थे। प्लाटून कमांडर होने के नाते आज मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी। मैं मन ही मन इसके लिए खुद को तैयार करने लगा। मुझे इस बात की सूचना मिल गई थी कि सिपाही राजीव ने वही स्टेटमेंट दी थी जैसा मैंने कहा था। अधिक जोर देने पर भी उसने वही बात कही थी जिसके लिए मैंने उसे हिदायत दी थी। मेरी स्टेटमेंट पर भी बहुत कुछ निर्भर था। मैं जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के समक्ष पहुंचा तो सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे। मेरे लिए इसी समय पहुंचने का आदेश था। मैंने मेजर साहब को सैल्यूट किया और निश्चित कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समय चुप्पी छाई रही। फिर मेजर साहब ने प्रश्न करने शुरू किए। आप कब से स्टोर कीपर प्लाटून के प्लाटून कमांडर हैं? सर, पिछले वर्ष जनवरी से। आप सिपाही राजीव को कब से जानते हैं? एक सप्ताह पहले से, जब से वह पोस्टिंग पर आया है। आपको पता है वह कहाँ से पोस्टिंग पर आया है? जी, मटीरियल मैनेजमेंट कॉलेज, जबलपुर से। यानी बिल्कुल नया है। स्टोर कीपर की ट्रेनिंग के बाद वह सीधे यहीं आया है।
जी सर, आप जवानों के बीच से अफसर बने हैं। आप उनकी मानसिकता को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। क्या आपको लगता है सिपाही राजीव बलात्कार जैसा अपराध कर सकता है? मैं जानता हूँ सर, सिपाही राजीव मेरे लिए नया है। मैं उसे अधिक नहीं जानता, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटरों से आए जवान अधिक अनुशासनप्रिय होते हैं। वे ऐसे अपराध कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं राजीव आपकी प्लाटून का जवान है, ऐसा कहकर आप उसे बचाना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं जवान से अफसर बना हूँ। मैं 10 वर्षों तक उनके बीच रहा हूँ। मैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता को बड़े करीब से जानता हूँ। वे बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, जिनकी दाल रोटी उनके वेतनों से चलती है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके लिए तो एक सीनियर सिपाही और लांस नायक एक बहुत बड़ा अफसर है। उनके समक्ष वे सावधान होकर बात करते हैं। वे ऐसे जवानों के प्रति कोई अपराध की बात नहीं सोचते। तो कर्नल साहब के प्रति सोचना तो बहुत दूर की बात है। अपराध तो हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार साबित हो चुका है। क्या आपको लगता है इसमें कर्नल साहब की वाइफ भी कहीं दोषी हैं? सिपाही राजीव ने भी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने उसे बुलाया और ऐसा करने को कहा। आपके ऊपर दिए बयान से भी कहीं ना कहीं यह झलकता है कि इसमें कर्नल साहब की वाइफ भी दोषी हैं। प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन था, किसी को भी भ्रमित कर सकता था। मेजर साहब कहीं ना कहीं मेरे मुख से इसके प्रति सुनना चाहते थे, परंतु मैं जानता था मुझे क्या कहना है। मेरी थोड़ी सी गलती सिपाही राजीव का कोर्ट मार्शल करवा सकती थी। मैंने मन में ठान ली कि मुझे गोलमोल उत्तर देना है। सर, मैंने यह नहीं कहा कि कर्नल साहब की वाइफ दोषी हैं। मुझे नहीं पता वास्तव में वहां हुआ क्या था। मैंने तो आपके प्रश्न के उत्तर में जवानों की गरीबी, अनुशासनप्रियता और उनकी मानसिकता को आपके समक्ष रखा है, और यह कहने की कोशिश की है कि विकट परिस्थितियों में भी ऐसे अपराधों से जवान खुद को दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई केसेस आए जिनमें जवान बेगुनाह साबित हुए। जहां तक कर्नल साहब की वाइफ का प्रश्न है, वे बहुत ही सम्मानीय नारी हैं। मैं उनको कलंकित होते नहीं देख सकता, पर कहीं ना कहीं मेरे मन के भीतर यह प्रश्न भी अपने विकराल रूप में रेंग रहा था कि कर्नल साहब खुद एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। कहीं उनके चरित्र से प्रभावित होकर मेम साहब ने ऐसा तो नहीं किया। विडंबना देखिए, सेना में जहां औरतें पहले उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, अधिकारी अपने जूनियर या सीनियर अधिकारियों की पत्नियों से संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे। खुद कई पत्नियां भी इसमें पीछे नहीं रहती थीं, परंतु यह सब छिप छिप कर होता था। सेना में अब महिला अफसर आने से यह छिपाव खत्म हो गया है। महिला अफसर सदा अपने सीनियर अफसरों के प्रभाव में रहती है, और वे अधिकारी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ शायद कर्नल साहब की चरित्रहीनता ने मेम साहब को ऐसा करने को प्रेरित किया हो। कि वे ऐसा कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं? निश्चय ही इसी का प्रभाव रहा होगा, परंतु मैं अपनी इस सोच को शाब्दिक प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं चुप हो गया था। मेजर साहब भी सोच में डूब गए। उनको महत्वपूर्ण निर्णय करना था। एक तरफ जहां नारी का सम्मान दांव पर था, वहीं एक जवान का भविष्य भी जुड़ा था। थोड़ी सी गलती राजीव का करियर बर्बाद कर सकती थी। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी गर्दन को झटका दिया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हों। स्पष्ट कहा, पिछले 1 सप्ताह से, जब से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली है, मैं इसी पर सोचता आ रहा हूँ। अपराध तो हुआ है, मैं मानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ किसी नारी के चरित्र पर बिना देखे लांछन लगाना उससे बड़ा अपराध है। मैं जवानों की मानसिकता को भी बड़े करीब से जानता हूँ। चाहे मैंने सेना में सीधे कमीशन लिया है, मैंने दूसरे अफसरों से भी बात की है, वे भी यही कहते हैं। मैं नहीं समझता इसमें सिपाही राजीव अधिक दोषी है। यह सहमति सेक्स का मामला बनता है। बनता ही नहीं, बल्कि है। मेजर साहब ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दूसरे सदस्यों की ओर गहरी नजरों से देखा। वे चुप थे, जिसका मतलब यह भी था कि वे उनकी बात से सहमत हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कंक्लूजन लिख लिया गया जो सिपाही राजीव के फेवर में था। कर्नल साहब को इसका आभास हो गया था कि इंक्वायरी का कंक्लूजन उनके फेवर में नहीं है।
एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया और चले गए। वे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अगर आगे बढ़ाते तो जहां उनकी बदनामी होती वहीं इंक्वायरी का कंक्लूजन आ आता। मुझे सिपाही राजीव को बचा पाने की खुशी थी, वहीं कर्नल साहब की वाइफ के लिए हमदर्दी थी। मैं मन की गहराइयों से इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह गलत हुआ या सही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।